जेईई की तैयारी, अ, नाम सुनते ही आईआईटीज, एनआईटीज और वो मोटी मोटी किताबें आंखों के सामने आ जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल एक बड़ा पहाड़ लगता है शुरुआत में। मुश्किल तो है, पर मुझे लगता है ये सफर रोमांचक भी हो सकता है अगर सही तरीके से चला जाए। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों को कैसे साधना है। हाँ, साधना सही शब्द है। दोस्त बनाना इनसे डरने की बजाय अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो रास्ता वाकई आसान हो सकता है। आज का मकसद भी यही है कि जो छात्र जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक साफ नजरिया मिले। हाँ, एक प्लान जैसा लगे, बोझ न लगे। बिल्कुल, तैयारी बोझ नहीं, एक सुलझावा प्लान लगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है छात्र ना थोड़े खो जाते हैं कि वही शुरू कहाँ से करें, किस पर ज्यादा ध्यान दें। होता है, होता है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी बातों पर बात करते हैं जो शायद हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी हैं, हर एस्पिरेंट के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली और मैं कहूँगा बुनियादी बात है एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ बनाना। एनसीईआरटी मतलब स्कूल के किताब। हाँ, पर उन्हें सिर्फ स्कूल की किताब समझने की भूल नहीं करनी है। जेईई में इनका एक बड़ा हिस्सा, आप मानिए करीब 60 से 70%। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, और एडवांस्ड का भी लगभग 40-50% सिलेबस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से जुड़ा होता है। बाप रे। तो हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। वो आपकी नींव मजबूत करता है। और वो जो प्रेशर होता है टाइम का, घड़ी टिक टिक करती रहती है। हम्म। जेईई मेन में मतलब 3 घंटे में 75 सवाल। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। बिल्कुल। एडवांस्ड में तो ये और मुश्किल हो जाता होगा। सुना है एक सवाल पर 2-3 मिनट ही मिलते हैं। बिल्कुल, जटिल सवालों को कम समय में हल करना, इसकी आदत डालनी पड़ती है। तो ये आदत कैसे डालिए, मतलब ये प्रेशर कैसे हैंडल करें? इसका एक ही सीधा तरीका है, अभ्यास, और खास तौर पर मॉक टेस्ट के जरिए। मॉक टेस्ट्स। हाँ, जैसे कोई क्रिकेटर मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। असली परीक्षा जैसा माहौल बनाकर टेस्ट देना। हम्म। कई अच्छी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे फिटजी, एलन, रेजोनेंस, या फिर पिछले सालों के पेपर्स। ओके। इनसे पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और हाँ, एक और चीज, छोटे छोटे नोट्स बनाने की आदत। शॉर्ट नोट्स जैसे फॉर्मूला वगैरह। फॉर्मूले तो हैं ही, पर साथ में मुख्य कॉन्सेप्ट्स, कोई शॉर्टकट ट्रिक सीखी हो या कोई ऐसी चीज जो बार बार भूल जाते हैं। अच्छा, रिवीजन के टाइम ये बहुत बहुत काम आते हैं। ये बात तो सही है। और एक चीज जो अक्सर हम भूल जाते हैं तैयारी के जोश में, वो है सेहत। ओ हाँ, बहुत जरूरी। देर रात तक जागना, खाना पीना ठीक से नहीं, इससे तो फोकस पर असर पड़ता होगा ना? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, दिमाग तभी तेज चलेगा जब शरीर साथ देगा। कम से कम 6-8 घंटे की नींद तो जरूरी है। थोड़ा ब्रेक लेना, अच्छा खाना और शायद 15-20 मिनट की हल्की कसरत या योग, ये सब तनाव कम करने में वाकई मदद करते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। टॉपर्स की कहानियां भी देखो तो वो लोग सिर्फ किताबी कीड़े नहीं होते। बिल्कुल नहीं, वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखते हैं। याद रखिए, ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। चलिए अब थोड़ा सब्जेक्ट्स के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं मैथ्स से। कई लोगों का ये फेवरेट होता है, तो कई लोगों के लिए सबसे बड़ा डर। हाँ, होता है। इसमें स्कोर करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, या दोनों? देखिए, दोनों ही चाहिए। मैथ्स में स्कोरिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके लिए ना प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ में कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन से टॉपिक्स ज्यादा वजनदार हैं? कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ये बड़े चंक्स हैं। कैलकुलस करीब 15-20%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12-15% और अलजेब्रा भी 10-12% के आसपास रहता है। ओके। यहाँ भी शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी है, खासकर फंक्शंस और इंटीग्रल्स जैसे चैप्टर्स के लिए। लेकिन फिर लेवल बढ़ाना पड़ेगा। रोज का एक टारगेट बना लें कि भाई 50-70 सवाल तो करना ही है। 50 से 70 सवाल रोज? हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आदत पड़ती है। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव या सेंगेज जैसी किताबें अच्छी हैं प्रैक्टिस के लिए। और फॉर्मूले इतने सारे होते हैं? फॉर्मूले तो याद करने पड़ते हैं, जैसे वृत्त का समीकरण x² + y² = r²। लेकिन सिर्फ रटने से नहीं होगा, उन्हें सवालों में लगाकर समझना जरूरी है। मतलब एप्लीकेशन। बिल्कुल। और कुछ चैप्टर्स जैसे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे पास्कल ट्रायंगल। वो मुश्किल सवालों में टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, और पिछले साल के पेपर्स? वो तो हर सब्जेक्ट के लिए मस्त हैं। एमटीजी जैसी किताबें आती हैं चैप्टर वाइज,
उनसे प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स पर। इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी, एक तरह का बैलेंस है। हाँ, फिजिक्स में थियरी और एप्लीकेशन साथ साथ चलते हैं। सुना है मैकेनिक्स 20-25% और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 15-18% का दबदबा रहता है। बिल्कुल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी एक अच्छी शुरुआत देती है, जैसे लॉज ऑफ मोशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। पर फिजिक्स को ना रटने के बजाय महसूस करना जरूरी है। असल जिंदगी से जोड़कर देखें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल को फेंका, तो वो जो रास्ता लेती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसे विजुअलाइज करें। हाँ, सही है। न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा या डी.सी. पांडे अच्छी किताबें। रोज 30-40 सवाल लगाने का टारगेट रखें। रोज 30-40 न्यूमेरिकल्स? हाँ, और ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सर्किट डायग्राम बनाना, इससे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। विजुअलाइजेशन में मदद मिलती होगी। बिल्कुल। और फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना ले, F = ma, E = kq/2, जो भी जरूरी है उसे रोज देखें। और अगर किसी को बहुत मुश्किल सवाल करने हो एडवांस्ड के लिए? उसके लिए IIE रोदव देख सकते हैं, पर वो वाकई एडवांस्ड लेवल के लिए है। पहले बेसिक्स मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। समझ गई। और अब आखिरी में केमिस्ट्री। कहते हैं कि ये तीनों में शायद सबसे स्कोरिंग हो सकती है। हाँ, तुलनात्मक रूप से थोड़ी आसान मानी जाती है स्कोर करने के लिए, अगर सही रणनीति हो तो। इसमें 3 हिस्से हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। इनका वेटेज कैसा रहता है? लगभग बराबर ही रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा, मान लीजिए 15-18%, ऑर्गेनिक 12-15% और इनऑर्गेनिक 10-12% के आसपास। ओके। इसमें एनसीईआरटी कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा, खासकर 12वीं की एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो समझिए बाइबल है। अच्छा, कौन सी चैप्टर्स खास तौर पर? जैसे ऑर्गेनिक में हैलोएल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, और इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो लाइन बाय लाइन पढ़ने चाहिए। ऑर्गेनिक में वो रिएक्शंस याद करना मुश्किल होता है। याद करने से ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जैसे SN1, SN2 रिएक्शंस कैसे होते हैं, मतलब क्यों और कैसे पर ध्यान देना है। बिल्कुल। MS चौहान जैसी किताब प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम वगैरह। उसके लिए बी बहादुर देख सकते हैं। और इनऑर्गेनिक, वो तो काफी कुछ याद करने वाली होती है। हाँ, थोड़ी है, लेकिन उसमें भी पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बदलती है। इन्हें समझकर याद रखना आसान होता है। JD ली अच्छी किताब है रेफरेंस के लिए। अच्छा। और रिएक्शंस और फॉर्मूले जैसे ΔG = -NFE याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। रिवीजन में आसानी होती है। वाह, तो मतलब अगर मैं समेटूं तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। एनसीईआरटी को बेस बनाओ। हाँ, अहम टॉपिक्स जिनका वेटेज ज्यादा है उन पर फोकस रखो। बिल्कुल। रोज सवालों की प्रैक्टिस करो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। नियमितता बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देकर खुद को टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर के लिए तैयार करो। हाँ, और अपनी गलतियों से सीखो। और हाँ, अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखो। ये सब मिलकर एक पैकेज डील जैसा है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने की रेस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने, मुश्किल सवालों से न डरने और अपने टाइम को मैनेज करना सीखने की एक प्रक्रिया है। सिर्फ ये याद रखना कि क्या है उतना जरूरी नहीं जितना ये समझना कि क्यों और कैसे है। बहुत अच्छी बात कही। तो ये थी JEE 2025 की तैयारी में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर हमारी कुछ बातें, कुछ रणनीतियां। उम्मीद है कि इससे तैयारी करने वाले छात्रों को थोड़ी दिशा, थोड़ी स्पष्टता जरूर मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और जाते जाते बस एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। देखिए, सिलेबस तो लगभग सब पूरा करते हैं, सवाल भी बहुत लोग हल करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, फिर भी कुछ ही टॉप कर पाते हैं। तो पढ़ाई के तरीकों के अलावा वो कौन सी एक खास सोच या शायद कोई एक आदत हो सकती है जो उन टॉपर्स को बाकियों से अलग करती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। और अगर आपको ये बातचीत फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।